जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए आज का जो सेशन लेकर के आए हैं वो है आपके क्लास 9th का, जो कि बिहार बोर्ड की जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का। प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है कोशिका। कोशिका यानी कि जीवन की आधारभूत इकाई या फिर जीवन की मूलभूत इकाई। इस कोशिका के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिका से संबंधित जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब आपकी ये भारतीय भवन बुक की अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको टोटल 50 प्रश्न है। कुल कितने प्रश्न है? 50। इस 50 प्रश्न में इस वीडियो में इसका आधा यानी कि 25 प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहें। और ये चैप्टर प्यारे बच्चों, कोशिका जो है क्लास 9th में है, प्लस आपके इंटर में अगर आप पढ़ते हैं साइंस रख करके तो वहां भी आपको कोशिका पढ़ने को मिलेगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि ये जो कोशिका चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए भी। तो प्लीज इस वीडियो में बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में देखेंगे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अगले पहला प्रश्न जो है उसको हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्न की बात करें प्यारे बच्चों तो ये अति लघु है। प्रश्न संख्या 1 जो है वो कोशिका को, यानी कोशिका को प्यारे साथियों इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। अब ये सेल शब्द जो है इस लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया जिसका नाम है सेल्यूला। क्या नाम प्यारे बच्चों? सेल्यूला। और ये सेल्यूला जो है इसको इंग्लिश में लिखते हैं इस तरह से सेल्यूला। और इसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। एक छोटा कमरा, ठीक है प्यारे बच्चों। एक छोटा कमरा यानी कि सेल शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा से हुई है जिसका मीनिंग होता है सेल्यूला, जिसे हम एक छोटा कमरा कहते हैं। ठीक है, एक कमरा, कंपार्टमेंट। यानी पहला क्वेश्चन जो है वो है कोशिका को सर्वप्रथम, मतलब कोशिका को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा। ठीक है, कोशिका को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा प्यारे बच्चों? तो आइए हम बताते हैं आपको किसने देखा। एक मिनट। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में किया था। किस वैज्ञानिक ने? तो वैज्ञानिक हमारे थे रॉबर्ट हुक साहब ने। सर्वप्रथम यानी कोशिका शब्द का जो नाम है सबसे पहले वो रॉबर्ट हुक साहब ने ही बताया था 1665 में। और कब हुआ था, कैसे हुआ था? तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की एक पतली काट में इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान जकड़ा हुआ एक कोठरी यानी कि एक बॉक्स देखा, जिस बॉक्स को उन्होंने कोशिका नाम दिया। समझ रहे हैं? कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक साहब वैज्ञानिक ने किए थे। कब किए थे ये भी पूछेगा, तो अगर आप बताओगे 1665 ईस्वी में। क्लियर है यहां तक? दूसरी बात है, ये कोशिका जो है कहां पर खोज किए थे रॉबर्ट हुक साहब ने? तो उन्होंने कॉर्क की एक पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान जकड़ा हुआ एक कंपार्टमेंट, इस तरह से एक बॉक्सेस को देखा, इस तरह से या फिर इस तरह से एक बॉक्स को इन्होंने देखा। इस बॉक्स का नाम प्यारे बच्चों क्या दिया इन्होंने? इस बॉक्स का नाम उन्होंने सेल का नाम यानी कि कोशिका का नाम दिया। क्लियर है? आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सेकंड प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या दूसरा, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है भैया? कोशिका जो है इसको आखिर क्यों बोला गया है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक? प्यारे बच्चों मैं बता दूं, ये जो कोशिका है ना, इसका इतना अहम रोल है कि जो जितने भी सजीव है, कहने का मतलब जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे आप देखते हैं या जीव जंतु देखते हैं, यहां तक कि हम लोग भी, बिना कोशिका का जीवन पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जीवन जीने के लिए या फिर जिंदगी के निर्माण के लिए, जन्म के लिए आपको कोशिका चाहिए। विदाउट कोशिका का कोई लाइफ नहीं। यानी हम लोगों के शरीर में हो या फिर जीव जंतु छोटे मोटे हो या पेड़ पौधे हो, सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने। क्लियर है? इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक कहा जाता है। चलिए इसका उत्तर हम देखें तो जितने भी जीव है प्यारे बच्चों, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव बोल लो आप, जितने भी सजीव है, लिविंग थिंग्स हैं, सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। इसीलिए इसे जीवन की मूलभूत इकाई माना, यहां पे आप लिख लेना माना, जीवन की मूलभूत इकाई माना जाता है। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई इसलिए माना जाता है क्योंकि जितने भी जीव हैं सभी कोशिकाओं के बने होते हैं।
साथ ही साथ जीवित कोशिका में मूलभूत काम करने की कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। जीवित कोशिका, जितने भी जीवित कोशिका होते हैं उसमें एक आधारभूत या फिर एक बेसिकली जो उनका काम होता है वो करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। प्यारे बच्चों, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एकदम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों माना जाता है? तो आपको सिंपली जवाब देना है कि दुनिया में जितने भी जीव है ना प्यारे बच्चों, दुनिया में जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीव हैं, सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। जितनी भी जीवित कोशिका होती है उसकी एक मूलभूत काम करने की क्षमता होती है और इसीलिए इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। जैसे आज हम लोग, आप लोग हैं, हमारी बॉडी की पूरी बनावट, हम जो आपको बोल रहे हैं या फिर हम कोई भी काम कर रहे हैं, ये सभी काम संपन्न होते हैं कोशिका की वजह से। समझ रहे हैं? यानी कि पूरी की पूरी बॉडी की एक्टिविटी, यानी जितने भी काम को हम लोग अंजाम देते हैं सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, मतलब कोशिका ही कर पा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखें तो प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है? प्यारे बच्चों, कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है? मतलब सेल वॉल, सेल वॉल इंग्लिश में बोलते हैं इसे, सेल वॉल इंग्लिश में प्यारे बच्चों इसे बोलेंगे सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है ये कहां पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा पादप कोशिका, और यहां पर आपको प्लांट सेल का फिगर यानी पादप कोशिकाएं दिख रही है। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं प्यारे बच्चों, सभी में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पाया जाता है। क्लियर है? जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 4, तो कौन से कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग, कोशिका के प्यारे बच्चों बहुत सारे अंग हैं, जैसे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे इसके कोशिकांग हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन से कोशिकांग है जो सक्रिय श्वसन स्थल है, एक्टिव रेस्पिरेशन प्लेस है, यानी तो याद रखना आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्यारे बच्चों वो एक सक्रिय श्वसन स्थल है। मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं ना, हम लोग सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं हमारे फेफड़े के पास जाता है, वहां से वो ब्लड जो है उस एयर को, उस ऑक्सीजन को उठा करके बॉडी के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और वो हवा लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया रख लेता है और यही हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी यानी ऊर्जा का निर्माण करता है। और इसी ऊर्जा की वजह से आपके गुरुजी बोल पा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न चौथा हो गया, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है प्यारे बच्चों? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर बताना है, और कुछ इस प्रकार की माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रश्न संख्या 5वें में अगर देखा जाए, किस कोशिकांग को आत्महत्या का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये आपके बहुत सारे कंपटीशन जॉब के, आप जब आप क्वालिफिकेशन आपकी जब हाई लेवल हो जाएगी या ग्रेजुएशन कर लोगे, इंटर कर लोगे, तो जो आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यूपीएससी बीपीएससी में पूछे जाते हैं। प्रश्न है किस कोशिकांग को, मतलब कोशिका के कौन से अंग को आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग्स कहा जाता है प्यारे बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम जो है एक कोशिका का अंग है, इसके पास एक ऐसी एंजाइम होती है, जब भी कोशिका काम करना या फिर कोशिकाएं खराब हो जाती है या फिर डेड हो जाती है, मर जाती है, तो ये अपना एंजाइम निकाल करके उस कोशिका पर छिड़क देता और कोशिका का विनाश कर देता, फिर वहां पर कोशिका विभाजन हो गया, नया कोशिका एक बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कहीं से कोई डाउट नहीं, एकदम बिल्कुल निसंदेह एकदम समझना है, कहीं से आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, क्लास में ही आपको याद करवा देंगे। कौन से कोशिका के अंग है प्यारे बच्चों जिसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम। प्रश्न संख्या 6 की बात करें, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण, वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? तो याद रखना राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का काम राइबोसोम में होता है, समझ गए? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का काम कहां होता है प्यारे बच्चों? राइबोसोम। और यहां पे आपको लाइसोसोम आपको फिगर दिख रहा है, यही एक लाइसोसोम है
जो कोशिका का अंग माना जाता है और इनके पास एक ऐसी एंजाइम होती है जो कोशिकाओं को मार सकती है, बर्बाद कर सकती है। और ये नीचे आपको जो दिख रहा है, ये जो शेप दिख रहे हैं, इस शेप में जो ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, येलो वाला पार्ट, इसे ही प्यारे बच्चों राइबोसोम कहते हैं। ये जो पीले वाले पार्ट दिख रहे हैं, इसको राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 तक क्लियर है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें और उनको अपने कॉपी में नोट करके याद करें। चलिए प्रश्न संख्या 7वें की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? लवक यानी कि प्यारे बच्चों प्लास्टिड्स, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लास्टिड्स। ओके, तो लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड्स बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है लवक कहां पाया जाता है, तो आपको बताना है लवक जो होते हैं ना, वो सिर्फ पेड़ पौधों के कोशिका में पाए जाते हैं। ये लवक भी जो है प्यारे बच्चों, वो आपको कोशिका का ही अंग माना जाता है। लवक जो है वो कोशिका का ही अंग माना जाता है, और जो कि पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे में जो कोशिका होते हैं उसमें ये लवक पाए जाते हैं। याद रखना है। प्रश्न संख्या 8 की बात करें, यहां आपको लवक का फिगर दिख रहा है, ये आपके लवक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स यही आपके लवक के शेप हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो कोशिका के किन्हीं दो अंगकों के नाम लिखें जिसमें डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए पाया जाता है मेरे बच्चों। कोशिका के ऐसे कोई दो अंग के नाम बताने जिनमें डीएनए पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा आपका प्लास्टिड यानी कि लवक है। ये दो कोशिका के अंग हैं जिसमें आपको डीएनए पाया जाता है। बिल्कुल याद रखना है, कौन से कोशिका के अंग हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है प्यारे बच्चों। तो क्या बताना है? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ऐसे दो कोशिका अंग हैं, ऐसे दो कोशिका के अंग हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 में देखिए, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीजनीकरण, जो भोजन है ना, भोजन का संपूर्ण यानी कि पूरा ऑक्सीजनीकरण किस कोशिका के अंग में होता है? तो याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का अंग है जिसमें भोजन का पूरा ऑक्सीजनीकरण होता है। क्लियर है? भोजन का पूर्ण ऑक्सीजनीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। प्रश्न 10 की बात करें, कोशिका भित्ति, जिसे हम प्यारे बच्चों सेल वॉल बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस दोनों में बेसिक अंतर क्या पूछा जा रहा है आपसे? कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? तो कोशिका भित्ति कड़ी यानी कि टाइट हार्ड होती है, और प्लस में आपको नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति प्यारे बच्चों कड़ी यानी कि हार्ड और निर्जीव होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली की बात करें तो अर्धपारगम्य और सजीव होती है। कोशिका झिल्ली हमारे बॉडी में जो कोशिका पाई जाती है उसमें पाए जाते हैं। एक बाहरी आवरण होता है जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, कोशिका झिल्ली। और कोशिका भित्ति की बात करें तो पेड़ पौधों में जो कोशिका पाए जाते हैं उसमें ये पाया जाता है, और उसकी कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करती है, मतलब रक्षा करती है कोशिका भित्ति। हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिका है उसे रक्षा प्रदान करने का काम कोशिका झिल्ली का है, और पेड़ पौधों के अंदर जो कोशिका है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कोशिका भित्ति का है। क्लियर है? कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली में मूल अंतर यह है कि कोशिका भित्ति आपको कड़ी मतलब हार्ड होती है और निर्जीव होती है। ठीक, अगर बात करें कोशिका झिल्ली का तो ये आपको अर्धपारगम्य एवं सजीव होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न संख्या 11 नंबर के क्वेश्चन में देखें तो 11 नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए, एक मिनट, प्रश्न संख्या 11 में कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, सेल मेम्ब्रेन बोलो, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबू इसके माध्यम से, इस कोशिका झिल्ली के माध्यम से कुछ ही पदार्थ अंदर आ सकता है, कुछ ही पदार्थ बाहर जा सकता है। इस कोशिका झिल्ली का मन चलता है, जो पदार्थ को इनको कोशिका के अंदर आने के देने का मन होगा देगा, जो विषाक्त पदार्थ होगा, जो लगेगा कि ऐसा पदार्थ बाहर वाले आवरण में बैठा है जो कोशिका के अंदर लाएंगे तो पूरी कोशिका को जान ले सकता है, तो उसके अंदर आने नहीं देगा। मतलब कोशिका झिल्ली के पास इतनी क्षमता होती है, इतने पावर होते हैं इनके पास, ये अपने कुछ ही पदार्थ को अंदर या फिर बाहर आने और देने जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं। जो इनको लगेगा कि हम इस पदार्थ की हमें जरूरत है,
हमारे कोशिका को जरूरत है उसको अंदर आने दे सकता है, जिनकी जरूरत नहीं लगेगी प्यारे बच्चों उनको नहीं आने दे सकता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसका शॉर्ट आंसर क्या बताएंगे? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका झिल्ली जो होते हैं वो अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से कोशिका के अंदर जो पदार्थ उसे लगता है कि जरूरत है उसको आने दे सकता है, जो कोशिका के अंदर जरूरत नहीं है, जो जहरीला पदार्थ, जो विषाक्त पदार्थ है, उन्हें वो अंदर आने नहीं देता है। तो कोशिका झिल्ली की इतनी हैसियत होती है कि अपने हिसाब से किसी पदार्थ को अंदर आने भी दे सकता है और जाने भी दे सकता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को प्यारे बच्चों चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 12 नंबर का देखें। क्या आपसे पूछा जा रहा है बाबू कि क्या पादप कोशिका, ये पादप कोशिका का मतलब होता है पेड़ पौधे वाले कोशिका। पादप मतलब पेड़ पौधे, याद रखना है। पादप मीन्स पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे में जो कोशिका पाए जाते हैं उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है क्या? आपसे पूछा जा रहा है क्या पेड़ पौधे वाले कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है? तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है सेंट्रोसोम। हमारे वाले कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता, पेड़ पौधे वाले में नहीं। प्रश्न संख्या 13 की बात करें। गोल्जी उपकरण कहां पाया जाता है? इंग्लिश में प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी एपैरेटस, और हिंदी में बोलते हैं गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण कहां पाया जाता है? याद रखना है कोशिका में पाया जाता है। यह भी एक कोशिका का अंग है। गोल्जी एपैरेटस कोशिका अंग ही है, मतलब कोशिका का अंग ही है, तो कोशिका में ही पाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या आपका 14 जो है 14 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का काम, ये ल्यूकोप्लास्ट कौन है? ये भी कोशिका के अंग ही है। कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये इसका काम होता है प्यारे बच्चों खाद्य संचय का। क्या काम होता है? खाद्य संचय का। प्रश्न संख्या 15 की बात करें। अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है बाबू? यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे इंग्लिश में अगर बोले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्यारे बच्चों दो प्रकार की होती है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बात करें तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरी होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक चिकनी और एक खुरदरी। चिकनी वाले को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, खुरदरी वाले को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्लियर है? बढ़ते अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो 16 नंबर के प्रश्न, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है? तो डीएनए जो है वो जीन वाहक है बाबू। ठीक है, डीएनए जो है वो जीन वाहक है। प्रश्न संख्या 17 की बात करें। क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? क्रोमैटिन धागे जो होते हैं वो क्रोमोसोम की तरह कब दिखते हैं? तो जब सेल डिवीजन होता है ना, जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कोशिका विभाजन। जब सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन होती है उस टाइम पर क्रोमैटिन धागे जो होते हैं वो क्रोमोसोम की तरह दिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17 तक कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करें प्यारे बच्चों, प्रश्न 18 में देखिए, जीन किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, जीन किसे कहते हैं? तो डीएनए का जब खंडन होता है ना, डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। डीएनए को जब तोड़ा जाता है तो वो एक जीन बनता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 में क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? ये जो क्रोमोसोम है इंग्लिश में प्यारे बच्चों इसे कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? तो उत्तर होगा एलिकिन, मैट्रिक्स, क्रोमैट्रिक्स, उसके बाद है क्रोमोनियमाटा और स्ट्रोमियर। इन सभी से मिलकर के क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटक से? एलिकिन, मैट्रिक्स, क्रोमैटिक्स, उसके बाद आपको क्रोमोनियमाटा और सेंट्रोमियर, इस सभी घटकों से मिलकर के आपको क्रोमोसोम बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 20 में देखें।
केंद्रिका कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों? केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए इस प्रकार के सेल हैं और बीच में केंद्र होते हैं, तो इस केंद्र के अंदर पाए जाते हैं केंद्रक द्रव्य में। केंद्र के अंदर जो होता है, मान लीजिए इस प्रकार से आपको केंद्र है, इसमें द्रव्य पाए जाते हैं, इस द्रव्य के अंदर, केंद्रक द्रव्य के अंदर में पाया जाता है केंद्रिका। समझ रहे हैं? केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक जो होते हैं कोशिका के बीच सेंटर में केंद्रक होते हैं, उस केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होते हैं, उस केंद्रक द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं केंद्रिका। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं है? प्यारे बच्चों, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक नाम से स्पष्ट है, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने वाले, और ये हो गए आपके नए वाले। तो एक होता है कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। इसमें आपके नाभिक पाए जाते हैं, इसमें आपके नाभिक यानी कि केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अब्सेंट होता है, नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 22 में, तो आप 22 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखें, तो पूछा जा रहा कोशिका के भीतरी और बाहरी, यानी कोशिका के अंदर भी और कोशिका के बाहर वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? प्यारे बच्चों, कोशिका के अंदर हो चाहे कोशिका के बाहर, दोनों क्रियाएं में जो वातावरण यानी एनवायरमेंट से जो गैस का लेन देन का काम होता है, वो होता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। कोशिका के भीतर तथा बाहर वातावरण से हवाओं यानी कि गैसों का आदान प्रदान इसी विसरण के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के द्वारा होता है? तो याद रखना है स्टोमाटा के द्वारा। ये स्टोमाटा कहां मिलेंगे आपको? तो जो हरे पत्तियां होती है ना, उसमें पाए जाते हैं स्टोमाटा, जिसकी वजह से वो हरा दिखता है, हरा वर्णक दिखता है। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है स्टोमाटा के द्वारा होता है। क्लियर है? अगले प्रश्न यानी कि 24 नंबर के प्रश्न को देखिए, तो पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों के मूल रोम यानी पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं ना, जड़, रूट्स, उस रूट्स के द्वारा जल का अवशोषण जो होता है वो किस क्रिया से होता है? तो परासरण के द्वारा पेड़ पौधे के जड़ अपने जमीन के अंदर से जल को अवशोषित करके पूरी प्लांट में भेजता है, पूरे पौधों के हर एक भाग में भेजता है, तो परासरण द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 25 नंबर, इसमें बोला गया जीवों का शरीर किससे बना होता है? मतलब दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, वो किस चीज से बना होता है? उसका जो बॉडी, जैसे हमारी पूरी शरीर किस चीज से बनी भाई? तो कोशिकाओं से बनी है। बिना कोशिका का शरीर का निर्माण ही नहीं होगा। विदाउट सेल नॉट लाइफ। ओके, तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 तक, जो कि आपका भारतीय भवन बुक का अति लघु का प्रश्न था, 25 तक हमने किया। इस वीडियो का दूसरा पार्ट में जो बनाऊंगा उसमें 25 और जो बचे हैं उनको भी अच्छे से कंप्लीट करूंगा। आई होप कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे बच्चों, अगर हमारा ये सेशन आज का अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।